दादा की जायदाद के बंटवारे पर घर में तूफान मच गया। दो भाइयों ने घर से निकाल दिया कि बहनों का कोई भी हिस्सा नहीं होता। बहनें चुपचाप चली गईं और वक्त गुजरता गया। सालों बाद इन भाइयों की जमीन पर एक बड़ी इमारत बनी, लेकिन उसके मालिक का नाम देखकर सबके होश ही उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरा नाम राहुल है और मेरा एक भाई था जिसका नाम विराट था और एक बहन थी जिसका नाम तान्या था। हम 3 बहन भाई थे। हमारे पापा तो बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। उस वक्त तो मैं इतना छोटा था कि मुझे उनके चेहरे भी ठीक से पहचान में नहीं थे। बस एक धुंधला सा अक्स याद है कि वह अक्सर शाम को काम से थके हर एक घर आते तो मैं दौड़कर उनकी गोद में चढ़ जाता और वह हंसते हुए कहते कि यह मेरा शेर है, लेकिन वह सब यादें बहुत पुरानी हो चुकी थीं। हमारे लिए असली सहारा हमारे दादा थे, जिन्होंने हमें बाप बनकर पाला। उनके लिए हम उनकी आखिरी उम्मीद थे। दादा को हम पापा कहते थे। वह बड़े कॉन्फिडेंट और रहमदिल इंसान थे। उनकी हवेली पूरे गांव में सबसे बड़ी थी। ऊंची दीवारें, लकड़ी के पुराने दरवाजे और बीच में बड़ा सा बैठक, जहां पर एक पुराना कुआं था और बेरी का पेड़ था, जिसके नीचे हम अक्सर शाम को बैठकर बातें करते थे। पापा यानी हमारे दादा हम तीनों से प्यार करते थे, लेकिन उनकी जान तानिया में बसती थी। वह अक्सर कहते थे कि पोते तो सबको चाहिए, लेकिन बेटी जैसी पोती किस्मत वालों को मिलती है। दादा की अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वह तानिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वह उसे कभी मना नहीं करते थे। तानिया अगर कभी कपड़ों के लिए जिद करती तो दादा दूसरे दिन शहर से लाकर देते थे। कभी किताबें मांगती तो दुकानदार को बुलवाकर पूरा सेट दिलवा देते, और विराट अक्सर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते और कहते कि लगता है हम इस घर में बस तमाशा देखने वाले हैं। पर हमें बुरा नहीं लगता था, क्योंकि हमें भी पता था कि दादा का दिल तानिया के लिए बहुत नरम है। हमारी माँ बहुत खूबसूरत और खामोश तबीयत वाली औरत थी। उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, लेकिन जब पापा की डेथ के बाद दादा ने हमें संभाला तो वह अंदर से टूट गई थी। वो दादा का बहुत ख्याल करती थी, उनकी इज्जत करती और हर वक्त उनकी खिदमत में ही लगी रहती थी। पर मैंने बचपन में ही महसूस किया था कि मम्मी के चेहरे पर एक उदासी बसी रहती थी। शायद वह अपने पति के जाने का गम भुला नहीं पाई थी। दादा अक्सर उनको समझाते थे कि बेटी जिंदगी रुकती नहीं है, लेकिन वह बस खामोश रहती। उनका दिल जीता ही नहीं था। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन मम्मी इतनी बीमार पड़ गई कि बिस्तर से उठ नहीं सकी। डॉक्टर आता जाता दवाइयां भी बदलती रहीं, पर वह ठीक नहीं हो सकी। दादा कहते थे कि बीमारी नहीं सदमा है और सदमे की कोई दवा नहीं होती। मैं अक्सर रात को उनके कमरे में जाकर उनके पास बैठता था। मेरे सर पर वह हाथ फेर कर कहती कि राहुल, अगर मैं नहीं रहूं तो अपने दादा का ख्याल रखना। मैं फौरन से उनके मुंह पर हाथ रख देता और कहता कि मम्मी ऐसी बातें नहीं करो, पर दिल के किसी कोने में डर बैठ गया। आखिर एक दिन वो लम्हा भी आया जब मम्मी ने आखिरी सांस ली। उस दिन हवेली का माहौल बदल गया था। दीवारों पर जैसे सन्नाटा छा गया। दादा भी टूट गए थे। अब हमारा सब कुछ दादा ही थे। उन्होंने ही हमें कभी कमी महसूस नहीं होने दी। हम बड़े आराम से जवान हो गए और मेरा भाई विराट और हम दोनों अब 19 से 20 साल के हो गए थे। तानिया भी 17 साल की हो गई थी। दादा की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। अक्सर उनको खांसी होती रहती थी, पर दिमाग बहुत तेज था। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि मैंने सोच लिया है कि अपनी जिंदगी में ही वसीयत लिख दूं, ताकि बाद में किसी को परेशानी नहीं हो। हमने फौरन से कहा कि दादाजी ऐसी बातें नहीं करिए, हम आपके बिना कुछ नहीं हैं। वो मुस्कुराकर बोले कि जब इंसान के दिन पास होते हैं तो उसको खुद ही पता चल जाता है। कुछ दिन के बाद दादा ने बकायदा अपनी वसीयत लिखवाई। जब वह वापस आए तो हम सब हवेली के बड़े से कमरे में बैठे हुए थे। उन्होंने कागज मेज पर रख दिया और कहने लगे कि मैंने सब कुछ साफ साफ लिख दिया है। जिस हवेली में हम रहते हैं वह तानिया के नाम होगी। शहर में जो बड़ा सा घर है वह भी तानिया के नाम होगा। 2 दुकान भी उसके नाम कर दी हैं। बाकी गांव में जो पुरानी हवेली है वह विराट के नाम, और मेरे हिस्से में एक घर और 2 दुकानें आईं। कारोबार में भी तानिया का 40% हिस्सा रखा और मेरा और विराट का 30-30 मैंने और भाई ने एक दूसरे को देखा। विराट के चेहरे पर एक लम्हे को साया सा गुजरा। मैंने धीरे से कहा कि दादा, ये तो इंसाफ नहीं है। दादा ने नरमी से जवाब दिया कि तानिया मेरे दिल का टुकड़ा है। मैंने अपनी खुशी से यह सब कुछ उसको दिया है। तुम दोनों के हिस्से भी कम नहीं है, लेकिन इस वक्त हम ज्यादा समझदार नहीं थे, इसलिए चुप रहे। 3 साल ऐसे ही गुजर गए।
हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहे। विराट की शादी हो गई थी, वह गांव में अपनी हवेली में रहने लगा। तानिया के लिए भी रिश्ते आने लगे, पर वह अभी कुछ सोच रही थी। दादा की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उनके हाथ कांपने लगे थे और एक दिन वह भी हमें छोड़कर चले गए। वह दिन हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। सारा गांव शोक में डूब गया था। तानिया फूट फूट कर रो रही थी। मैं और विराट सबको संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल अंदर से खाली हो गया था। रात का वक्त था। दादा के अंतिम संस्कार के बाद सब लोग घर वापस आ गए। हवेली में खामोशी छा गई थी, लेकिन दिलों में तूफान मचा हुआ था। मैं बैठक में बैठा था और बहन तानिया अंदर अपने कमरे में थी। उसकी आंखें रोते रोते सूज गईं। विराट भाई मेरे पास आया और बोला कि अब तो कोई फैसला करना पड़ेगा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा कि कैसा फैसला भाई? उसने कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठते हुए कहा कि राहुल, अब दादाजी नहीं रहे हैं। अब हमें अपनी जिंदगी का रुख तय करना पड़ेगा। दादाजी के बाद सब कुछ बदल गया है। मैंने कहा भाई, अभी तो दादा को गए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं। ऐसे वक्त में हम जायदाद की बात करेंगे, यह ठीक नहीं होगा। वो बोला कि बात जायदाद की नहीं है, बात इस निज़ाम की है जो दादा ने हमारे बाद छोड़ दिया। अब देखा तो तुझे याद है ना, दादा ने ज्यादा हिस्सा तानिया के नाम कर दिया और हमें बस थोड़ा सा हिस्सा मिला है। मैंने कहा कि हाँ याद है, पर वह सब उनकी मर्जी थी, हमने तो कभी भी उनसे कुछ नहीं मांगा। इस पर विराट ने लंबी सांस ली और बोला कि राहुल, दुनिया में प्यार से ज्यादा जरूरी चीज अक्ल होती है। दादा अपने प्यार में अंधे होकर सब कुछ बहन के नाम कर दिया है। अब सोचो, जब वह किसी से शादी करेगी तो यह सब कुछ उसके पति के नाम हो जाएगा, और हम क्या करेंगे? मैंने उसकी बात सुनी, पर दिल में चुभन सी हो गई। मैंने कहा, भाई, तानिया हमारी ही बहन है, वह कभी ऐसा नहीं करेगी, वह हमें कभी भी खुद से दूर नहीं करेगी। वो बोला, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है। जब औरत किसी दूसरे के घर चली जाती है तो उसका सब कुछ बदल जाता है। हम दोनों को अपना हक लेना ही पड़ेगा। मैंने सर झुका लिया। दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था कि कहीं भाई अपनी बहन से दुश्मनी नहीं पाल लें। उस रात नींद नहीं आई। कमरे की छत को देखता रहा। बार बार दादाजी की बातें याद आ रही थीं कि उन्होंने हमेशा कहा था कि अपनी बहन भाइयों में कभी भी नफरत नहीं आने देना, लेकिन अब वही नफरत की खुशबू हवा में घुलने लगी थी। सुबह हुई तो मैंने देखा कि तानिया आंगन में बैठी हुई हैं। उसकी आंखें लाल थीं और वह रोती रोती कह रही थी कि दादाजी के बिना यह हवेली वीरान हो गई। मैं उसके पास बैठ गया और कहा कि फिक्र नहीं करो, हम हैं ना। रात को जब सब लोग वापस चले गए तो विराट मेरे पास आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और बोला कि अब तो कोई फैसला करना पड़ेगा। मैंने हैरान होकर कहा कि कैसा फैसला भाई? वो बोला, फैसला इस नाइंसाफ़ी का जो दादा ने हमारे साथ किया है। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? उसने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपना फैसला वापस लें। मैंने कहा, पर दादा का फैसला तो आखिरी था। वो बोले कि राहुल, दुनिया में सिर्फ एक चीज़ आखिरी होती है और वह मौत है, बाकी सब बदला जा सकता है। उसके चेहरे पर एक सख्ती थी। मैं चुप हो गया, लेकिन दिल में एक डर सा बैठ गया कि शायद अब हमारे रिश्ते की दीवार में दरार पड़ने वाली है। मेरा बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा लालची और गुस्से वाला आदमी था। वह जरा सी बात पर भड़क जाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक तेजी रहती, जैसे कोई अंदर ही अंदर उसको भड़का रहा हो। और अब क्योंकि उसकी शादी हो गई थी, इसलिए वह सिर्फ अपनी अक्ल पर नहीं चल रहा था, बल्कि उसके पीछे एक औरत का दिमाग काम कर रहा था। उस औरत का नाम नंदिनी था। नंदिनी मेरे भाई की पसंद की शादी थी और भाई उसके प्यार में अंधा हो गया था। उसने सबकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। सबने उसको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वह औरत अच्छी नहीं है। उसके पास्ट के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया था। सुनने में आया था कि उसकी पहले भी एक शादी हो गई है और वह 2 बच्चों को छोड़कर आई है। पर मेरा भाई जैसे किसी जादू के आसार में था। वो उसके लिए घर वालों से लड़ गया और उस औरत को अपने सर का ताज बना लिया था। नंदिनी कोई आम औरत नहीं थी, वह बहुत चालाक और खुदगर्ज थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो सिर्फ दुनिया की दौलत देखकर पैदा होती है। वह बोलती कम थी, पर जब बोलती तो जहर घोल देती थी। उसके आने के बाद हमारे घर का माहौल ही बदल गया। पहले हवेली में सुकून होता था। हंसी की आवाज़ से हवेली गूंजती थी। दादा की मौजूदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई बहनों से ऊंची आवाज़ में बात कर ले। लेकिन अब हवेली में झगड़ों की गूंज सुनाई देने लगी थी।
भाई को हम सबसे ज्यादा अब अपनी पत्नी की बात पर यकीन आने लगा। जब भी कोई भाभी के बारे में कुछ कहता तो भाई फौरन से भड़क उठता और कहता था कि मेरी पत्नी पर उंगली उठाने वाला मेरा दुश्मन है। हमने भी खामोशी बनाए रखी, क्योंकि अब उससे बहस करना खतरनाक बन गया था। वह पहले ही जिद्दी था और अब नंदिनी ने उसको बिल्कुल अपने काबू में कर लिया था। एक दिन रात के वक्त जब हम सब खाना खाकर बैठे थे, भाई ने कहा कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कि हाँ बोलो, क्या बात है। तो वह बोला कि जायदाद का मामला ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा कौन सा मामला? वो बोला तानिया के हवाले से बात करनी है। दादा ने जो फैसला किया वह ठीक नहीं था। मैंने कहा दादा के फैसले को हम बदल नहीं सकते। उस पर वह कड़वे लहजे में बोला कि हम क्यों नहीं बदल सकते? क्या वह आसमान से लिख कर आया था? दादा ने हम पर जुल्म किया है। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं करिए। दादा ने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। वह हम सब से बहुत प्यार करते थे। लेकिन भाई का गुस्सा बढ़ गया। वो कहने लगा कि प्यार अपनी जगह है और इंसाफ अपनी जगह। मुझे यह कबूल नहीं कि वह लड़की इतना कुछ लेकर बैठ जाए और हम तमाशा देखते रह जाएं। मैंने नरमी से कहा कि भाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह बोला नहीं, अब हमें ही कुछ करना होगा। मैंने सोचा और कहा कि तान्या की शादी कर देते हैं। जब वह किसी के घर चली जाएगी तो उसका हिस्सा वैसे भी उसके पति के साथ ही हो जाएगा। हम कम से कम सुकून से तो रह लेंगे। भाई ने मेरी बात सुनी और हंस दिया। फिर मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए बोला, राहुल तू अभी बच्चा है, बात समझ नहीं रहा। असली मसला तानिया नहीं है, असली मसला जायदाद है। अगर वह चली गई तो यह सब कुछ भी उसके साथ ही चला जाएगा। मैंने कहा तो फिर क्या करें? शादी तो करनी है ना किसी न किसी से। आखिर एक दिन वह शादी तो करेगी ही। अगर हम उसकी शादी अपने किसी दोस्त से भी करवा दें तब भी जायदाद उसकी ही रहेगी और कोई इंसान अपना फायदा छोड़ने वाला नहीं होता। भाई ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा कि यही तो मैं कह रहा हूं कि क्यों दें हम उसे इतना हिस्सा? आजकल भला कौन देता है बहनों को उनका हिस्सा? हम भी नहीं देंगे? मैंने हैरान होकर पूछा कि फिर क्या करोगे? उसने कहा कि अगर हमने उसको उसके हिस्से को नहीं दिया तो वह अपने पति के साथ मिलकर हम पर मुकदमा कर देगी। वह हमें घेर लेगी। मैंने कहा कि फिर क्या करोगे? क्या उसको इस दुनिया से रवाना कर दोगे? गुस्से में कहा, पर दिल में डर था। भाई एक लम्हा खामोश रहा, फिर बोला कि नहीं, इतने भी जालिम नहीं हैं हम। मैंने कहा तो फिर सीधा बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वह बोला कि उसको घर से निकाल देते हैं, उसके साथ हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा। मैंने चौंक कर कहा कि जवान बहन को घर से निकाल दोगे, कहाँ जाएगी? तो उसने ठंडे लहजे में कहा कि जहाँ पर भी जाए हमें परवाह नहीं है। अगर हमने उससे ताल्लुक रखा तो वह कल को हवेली पर कब्जा कर लेगी और हमें बाहर निकाल देगी। फिर वह मेरे पास झुककर बोला कि तुम्हें याद है ना, यह हवेली भी उसी के नाम है। वह हमें एक दिन दरबदर कर देगी। क्या तुम उस भूतिया हवेली में रहना पसंद करोगे जो दादा ने मेरे नाम की थी, जहां पर छत टपकती है, दीवारें गिरती हैं? मैं खामोश बैठा रहा। भाई के शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लग रहे थे। वो बोलता जा रहा था कि उसको दुकान मिली है और कारोबार में हिस्सा मिला है। अब बस बहुत हो गया। दादा ने बहुत नाइंसाफ़ी की थी। मैंने आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर कहा कि ठीक है, फिर जैसा तुम ठीक समझो वैसे ही करो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि दादा ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया था। इस लम्हे मैंने खुद को बहुत छोटा महसूस किया, क्योंकि मैंने पहली बार अपनी बहन के खिलाफ जुबान खोली थी और यह शुरुआत थी जिसने बाद में हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमने यह तय कर लिया था कि तानिया को इस घर से निकाल देंगे ताकि वह वापस आने के बारे में सोच भी नहीं सके। लेकिन किसी को ऐसे नहीं कहा जा सकता कि उठो और घर से निकल जाओ। इसलिए हमने सोचा कि यह काम नंदिनी से करवाया जाए। विराट ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम तानिया को इतना परेशान करो कि वह खुद शिकायत करने लगे, हमारे पास आ जाए, फिर हम इस बात को लड़ाई झगड़ा बनाकर उसको घर से निकाल देंगे। नंदिनी ने कहा कि ठीक है, वैसे भी मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। फिर उसने तानिया को परेशान करना शुरू कर दिया। पहले उसका कमरा छीन लिया, फिर उसके जेवर और अच्छे कपड़े भी ले लिए और इसको स्टोर रूम में सोने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तानिया खामोश रही, न किसी से शिकायत की, न गुस्सा किया। नंदिनी रोज उसके साथ कोई न कोई जुल्म करती। खाने के वक्त कभी खाना ही नहीं देती, कभी देर से देती, और एक दिन तो हद ही कर दी। खाना जमीन पर रख दिया और कहने लगी कि अगर भूख लगी है तो यही लेकर खा लो।
तानिया के सब्र का पैमाना टूट गया। वह रोती हुई हमारे पास आ गई। कहने लगी कि मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया। भाभी मुझे रोज परेशान करती हैं। पहले मैंने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह अब हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। आज तो उन्होंने मुझे जमीन पर ही खाना रख दिया और कहा कि उसी से खा लो। वह बहुत दुख में थी। यही मौका था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। विराट ने फौरन से गुस्से में कहा कि तुमने घर का माहौल ही खराब कर दिया है। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी से रोज झगड़े होते हैं। पापा नहीं रहे, मम्मी नहीं रहीं, दादा भी नहीं रहे, सब चले गए। अब अगर हम आपस में लड़ने लगे तो क्या बचेगा घर में? तुम्हारे आने के बाद सुकून खत्म हो गया। तानिया रोते हुए कहने लगी कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। पर हमने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। उसको सख्त बातें सुनाई और दुख दिए और घर से निकाल दिया। वह चिल्लाती रही कि यह मेरा भी घर है, उसमें मेरा भी हिस्सा है। लेकिन विराट ने कहा कि औरतों का कोई भी हिस्सा नहीं होता। आज तक इतनी औरतों को हिस्सा मिला है। हमने भी कहा कि यह मर्दों की दुनिया है, यहाँ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर हमने दरवाज़ा बंद कर दिया और वह बाहर रह गई। विराट के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। नंदिनी तो खुशी से उछल रही थी, क्योंकि जायदाद तानिया के नाम थी और वह करोड़ों की थी। इतनी दौलत हासिल करना आसान नहीं था। मैं दिल से खुश तो नहीं था, पर लालच ने मेरे दिल में भी जगह बना ली थी। विराट ने कहा कि अब हम दोनों वह पैसा आपस में बांट लेंगे और उस जमीन पर बड़ा सा प्लाजा बनाएंगे। उसकी दुकानें किराए पर दे देंगे। एक एक दुकान का 2.5 लाख किराया होगा। हम अरबपति बन जाएंगे। ये सब सुनकर मैं भी सपनों की दुनिया में खो गया था, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी एक लड़की आ गई थी जो पैसों की दीवानी थी। उसका कहना था कि वह अमीर आदमी से शादी करेगी। मैंने उसे कहा था कि मैं बहुत ही अमीर हूं, इसीलिए अब मैं भी दौलत के पीछे लग गया। हमें यह तक पता नहीं चला कि तानिया कहाँ पर गई हैं और किस हाल में है। विराट ने यह भी कहा था कि हो सकता है कि तानिया किसी रिश्तेदार के साथ वापस आ जाए सिफारिश लेकर, क्योंकि हमारे रिश्तेदार तो सब इसी इलाके में रहते थे। वह जाकर कह सकती थी कि मुझे फिर से घर में रख लो, या कोई और बात कर सकती थी। विराट ने कहा कि वह इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो प्लान भी यही होगा कि हम उसके ऊपर इल्जाम लगा देंगे। हम कहेंगे कि यह लड़की ठीक नहीं है, बदकिरदार है, इसलिए हमने उसको घर से निकाल दिया है, या फिर हम यह कह देंगे कि वह खुद घर से भाग गई है। हमने तो हर तरह का सोच रखा था। करोड़ों की जायदाद बचाने के लिए हमने करोड़ों के प्लान बना रखे थे। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि जब एक बार तानिया को घर से निकाला तो रिश्तेदारों के कानों तक यह बात जरूर पहुंच गई कि तानिया घर पर नहीं है। उन्होंने आकर पूछा तो हमने यही कहा कि वह घर से भाग गई है। ये दुनिया बड़ी अजीब है। किसी ने यह नहीं सोचा कि जिस लड़की के नाम इतनी बड़ी जायदाद थी, वह जायदाद छोड़कर क्यों भागेगी। कोई भी यह नहीं बोला कि अगर वह बदकिरदार थी तो दादा ने सब कुछ उसके नाम क्यों किया। नंदिनी ने मोहल्ले की औरतों के सामने आंसू बहा कर कहा कि हमने तो उसे बहुत ज्यादा प्यार किया था, उसके माँ बाप भी नहीं थे। हमने उसको बेटियों की तरह रखा, घर का कोई काम भी नहीं करवाती थी, खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन पता नहीं क्यों चली गई, न जाने किसके साथ भाग गई है। विराट और मैं इस वक्त उन बातों से बिल्कुल बेफिक्र थे। हमें किसी की परवाह नहीं थी। हमारा सारा ध्यान तो प्लाजा बनवाने पर था। हम रोज ठेकेदार से बात करते थे ताकि काम जल्दी शुरू हो जाए। हम दोनों के दिलों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि जल्दी से जल्दी प्लाजा तैयार हो जाएगा। वक्त गुजर रहा था, सब कुछ आराम से चल रहा था, और फिर हमें एक इन्वेस्टर मिल गया। उसका नाम अंश था। वह एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। उसने कहा कि वह इस जमीन पर इन्वेस्ट करेगा और हमारा पार्टनर बनेगा। उसने कहा कि यह प्लाजा अरबों रुपए में बिकेगा और जब किराए पर चलेगा तो हम दोनों को दुकानों के किराए में से हिस्सा मिलेगा। उसने कहा कि असली मालिक का नाम जाहिर नहीं होगा। हमने फौरन से कहा कि हमें कोई भी ऐतराज़ नहीं, क्योंकि यह प्लाजा तो इसकी पुरानी भूतिया हवेली को तोड़कर बनाना था, जिसमें न अब हम रहने वाले थे न वह रहने के काबिल थी। अगर उसको ठीक किया जाता तो लाखों रुपए लगते, और वैसे भी वहां रहने की कोई जरूरत नहीं थी। प्लाजा बनना शुरू हो गया। हम दिन रात खुशी से झूमते रहे। जमीन खुद रही थी, पुराने दरवाजे गिरा दिए गए, दीवारें तोड़ी जा रही थीं और हवेली का नामो निशान मिट रहा था। हमें लग रहा था कि जैसे हमारी किस्मत चमकने वाली है।
जैसे अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अंश खुद इन्वेस्टर था, लेकिन उसके साथ हमारी काफ़ी बातचीत हो रही थी। वह हमारे घर पर भी आया, हमने उसको दावत में बुलाया। उसका कहना था कि आप लोग खुद क्यों नहीं इन्वेस्टर बनते, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। बात करोड़ों की अरबों की नहीं, बल्कि खरबों की हो रही थी। वही हमें लालच देने लगा और हम भी सोचने लगे कि हमारे पास इतना कुछ है। अगर हम भी इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्टमेंट डबल से भी ज़्यादा हो जाए, तो और क्या चाहिए। उसने कहा कि आप लोग मेरे साथ एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और आप लोगों को खरबों का फ़ायदा होगा। ये डील भी काफ़ी लंबी चल रही थी। भाई रोज़ उसके साथ बातचीत करता। मैं कहता था कि सोच समझ के इन्वेस्ट करना, क्योंकि किसी से इन्वेस्ट करवाना तो आसान काम है, लेकिन खुद इन्वेस्ट करना बड़े जिगर का काम है। पर भाई ने कहा कि ये बंदा तो किसी से बात ही नहीं करता, किसी को बुलाता भी नहीं है। इसने हमें इतना अच्छा मशवरा दिया है और क्या चाहिए। उसने कहा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी जो करोड़ों की होगी, इसलिए आपके पास क्या है। तो भाई ने कहा कि यह हवेली ही कम से कम 30 करोड़ की होगी। उसने कहा कि ठीक है। मैंने भाई को समझाया कि एक हवेली तो प्लाजा में जा रही है, एक हवेली आप इन्वेस्ट करेंगे तो हम रहेंगे कहाँ पर। तो वह कहने लगा कि एक दो घर भी तो है ना, उसमें ही कहीं रह लेंगे। मैंने कहा कि वह बहुत छोटे हैं। भाई ने कहा कि हमने कौन सा सारी जिंदगी रहना है वहां पर, हम तो खरबपति बन जाएंगे, तो फिर घर ही घर होंगे। 2 साल के बाद हमारा प्लाजा बनकर तैयार हो गया। ये बात हमारे लिए किसी सपने के पूरा होने जैसी थी। हम उसके मालिक तो नहीं थे, पर उसके प्रॉफिट में हमारा हिस्सा था और हमें एक बहुत अच्छी रकम दी गई थी। भाई बहुत खुश थे। वह कहते कि अब हमारा वक्त बदलने वाला है। पर यह अलग बात थी कि हमने अपनी सारी रकम और बाकी की जमा पूंजी भी इस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर के साथ दोबारा से इन्वेस्ट कर दी थी। भाई को यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अक्सर कहा करते कि अगर हमने मेहनत से काम किया है तो एक दिन यही शहर हमें पहचान लेगा। जिस दिन प्लाजे का इनॉग्रेशन होना था, उस दिन एक छोटी सी फंक्शन रखी गई, जबकि रोशनी उसे जगमगा रही थी। हर तरफ खुशी का समा बना हुआ था। लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे और अंश भाई सब इंतजाम संभाले हुए थे। उन्होंने बताया कि वह तो सिर्फ चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, असली में उनका बॉस कोई और है। हम सब ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हुए, क्योंकि यह तो बड़ी बात थी और उन्होंने हमें पहले नहीं बताया। हमने पूछा कि यह बात आपने छुपाई क्यों? तो वह मुस्कुराकर कहने लगे कि असली में वह सब बाहर की कंट्री में रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जब वह वापस आ जाएंगे तो खुद ही बता दूंगा। वह कहने लगे कि वह बहुत बड़े आदमी हैं, उनका नाम मयूर है और अभी अभी उनकी शादी हुई है। ये प्लाज़ा उन्होंने अपनी पत्नी के लिए खरीदा है और आप लोगों ने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वह भी उन्हीं का है। हम सब ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि चलो ठीक है, फिर इसी बहाने आज उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। फंक्शन शुरू हुआ तो कुछ देर बाद वह आदमी वहां पर आया। उसको देखकर सच में हम सबके होश उड़ गए थे। वह बहुत ही हैंडसम और अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलता हुआ आया। उसके कपड़ों से उसकी हैसियत साफ झलक रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखता हो। उसने आकर कहा कि मेरी पत्नी भी आ रही है, वही इनॉग्रेशन करेगी। और जब उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी तो बोला कि आ जाओ, मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरी जान। उसके बुलाने का अंदाज कुछ अलग था, जैसे वह सबके सामने यह जाहिर करना चाहता हो कि वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। जब उसकी पत्नी वहां पर आई तो हमारे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि तानिया थीं, वही तानिया जिसको हमने कभी अपनी बहन कहा था। आज वह उस अमीर आदमी की पत्नी बन गई थी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक लम्हे के लिए तो पहचानी भी नहीं गई। चेहरे पर नरमी और कॉन्फिडेंस दोनों झलक रहे थे। ऐसा लगता था पार्लर से तैयार होकर आई है। उसके कपड़े कम से कम 1 लाख के होंगे, जूते 50,600 वाले लग रहे थे और हाथ में जो पर्स था वह भी किसी ब्रांड का और कीमती था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे दुनिया की कोई भी चीज़ उसे छीन नहीं सकती। उसने आकर इनॉग्रेशन किया और सबकी नज़रें उस पर थम गई थीं। हम उसको देखकर हैरान रह गए। उसने हमें देखा तो ज़रूर, पर उसके चेहरे पर ना कोई हैरानी थी ना कोई पहचान, जैसे वह हमें कभी जानती ही नहीं हो। मयूर ने ऐलान किया कि मैं यह पूरा प्लाज़ा अपनी पत्नी के नाम करता हूँ। उसकी सालगिरह के तोहफे के तौर पर हम सब शौक हो गए। जैसे जो कुछ हमसे छीना था वह आज उसको कई गुना ज़्यादा बढ़कर वापस मिल गया था।
पर अब एक सवाल सबके दिल में था कि तानिया उस अमीर आदमी की पत्नी कैसे बन गई? यह सब कैसे हुआ? कुछ देर के बाद हमारी मयूर से मुलाकात हुई। जब हम मीटिंग के लिए बैठे तो मैंने हिम्मत करके कहा कि आपकी पत्नी तो हमारी बहन है। इस पर वह चौंक गया और बोला कि नहीं, वो आपकी बहन नहीं है। वह तो कह रही थी कि उसके भाइयों ने उसको जायदाद से निकाल दिया था और बहुत बुरा सलूक किया था। उसने कहा कि मैं तब से उन भाइयों को ढूंढ रहा हूं ताकि अगर वह मिल जाए तो उनको मिसाल के तौर पर निशाना बना सकूं। उनको छोड़ूंगा नहीं। यह सुनकर हमारे चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि अंश ने हमें पहले ही बता दिया था कि यह कोई आम आदमी नहीं है। उसके कारोबारी ताल्लुकात के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों से भी कांटेक्ट है जिससे दूर रहना ही बेहतर होता है। हम सब डर गए और दोबारा से यह बात नहीं कही कि तान्या हमारी बहन है। विराट भाई ने जल्दी से बात संभालते हुए कहा कि हमारा मतलब था कि वह हमारी भी बहनों जैसी है। तो मयूर ने हंसकर कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोगों के साथ तो अब घर वाली बात है। यह सुनकर हम सब खामोश हो गए, पर दिल में तूफान उठ गया था। सामने बैठी वह अब इसी दुनिया की बन गई थी और हम सिर्फ तमाशा देखने वाले। हम लोग हैरान हो रहे थे कि तानिया ने भी हमसे कोई बात नहीं की। वह हमें देखकर ऐसा क्यों पेश आ रही थी, जैसे हमें जानते ही नहीं है। हमें लगा कि वह सिर्फ फोन पर बात करेगी और पूछेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन हम सब घर चले गए बात करने के लिए। किस्मत से मयूर घर पर नहीं था। नौकर वगैरह बहुत से लोग मौजूद थे। हवेली इतनी बड़ी थी कि पहली बार मैंने उसको महल जैसा महसूस किया। मैंने तानिया को ड्राइंग रूम में बैठाया और थोड़ी देर इंतजार किया। फिर वह अंदर जाकर कहने लगी कि जी, आप कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हाँ, हम कुछ बात करने के लिए आए थे। तुम ठीक हो? कैसी हो तुम? हमने दिल की हालत पूछनी चाही, पर वह फौरन से बोली कि जो बात करने आए हो वह करो। बाकी मैं ठीक हूं या नहीं, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। हमने हिम्मत करके पूछा कि तुम इतने बड़े आदमी की पत्नी कैसे बन गई हो? उसने आराम से कहा कि आप लोगों ने जब मेरे साथ जो जुल्म किया था, मैं इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो गई थी और अपनी जिंदगी खत्म करने के ख्याल से ही इस मर्द की गाड़ी के सामने आ गई थी। ठीक वक्त पर उसने गाड़ी रोककर मुझे बचाया, मुझे जिंदगी की तरफ वापस लाया और फिर उसी ने मुझसे शादी कर ली। मैंने और विराट ने एक साथ कहा कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम तो हमारी बहन हो। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि नहीं ना, मैं आपको माफ़ करूंगी ना, मैं अपने आप को आपकी बहन समझूंगी। मैं अब सिर्फ मयूर की पत्नी हूं और वह कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनको वह कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर वह मिल गए तो वह उनको जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। हमने और बात करने की कोशिश की, पर उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। न उसके चेहरे पर कोई नरम जज्बा था, न कोई पछतावा था। वह ऐसे खामोश बैठी रही जैसे उसके दिल में कुछ लोहे सी सख्त बात बसी हुई हो। हम वहां से रुक कर वापस आए और घर जाकर यह पूरा वाकया नंदिनी को बताया तो वह भी हैरान रह गई। वह बोली, यह लड़की तो बड़ी तेज निकली, पर मुझे तो पता था कि असली में वह बहुत तेज नहीं थी, बल्कि किस्मत ने उसको तेज कर दिया था। हमने उसको एक हवेली, 2 दुकान और कुछ जायदाद से छीन लिया था, लेकिन वह अब सब उसकी मालिक बन गई थी और वह शहर के बड़े लोगों की जिंदगी में घुल गई। और फिर एक दिन हमें पता चला कि मयूर ने अंश के साथ मिलकर हमारी इन्वेस्टमेंट खत्म करवा दी है। उन्होंने कह दिया है कि यह जमीन दरअसल सरकारी हद में आती है और इसको बनवाना गैरकानूनी है। इसी बहाने वह हमारी मेहनत से की गई रकम को अपने प्रोजेक्ट में लगा गए थे। हम जानते थे कि यह सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक किया गया है, पर हमारे पास सबूत कम थे और ताकत नहीं। अंश ने हमारा भरोसा जीतकर पहले हमें अपनी तरफ किया और फिर जब प्लाजा बन गया और मौका आ गया तो वह मयूर की मर्जी के मुताबिक चाल चल गया था। हमने पुलिस और अदालत के दरवाजे खटखटाकर मयूर के ऊंचे ऊंचे कांटेक्ट अंश के कारोबारी परिचय ने हमारे हर कदम को रोक दिया। हमें बताया गया कि दस्तावेज में कुछ गलतियां हैं और जमीन का मसला सरकारी रिकॉर्ड में आ गया। ये सब सुनकर हमारा सर घूम गया। हम वही लोग थे जिन्होंने मेहनत की थी और आखिर में हाथ खाली रह गए। हमारी जितनी जमा पूंजी थी वह भी उस प्रोजेक्ट में चली गई थी। अब न जमीन हमारी थी, न प्लाजा हमारा था और न ही वह जगह जो हमने उम्मीद के साथ लगाया। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। ये सब देखकर मेरे दिल में शर्मिंदगी एक साथ उठती थी। मैं अक्सर रातों को जागकर सोचता कि हमने क्या कमाया, क्या खाया,
हमने अपनी बहन के साथ क्या किया और आखिर में हमें क्या मिल गया। हमने हर रास्ता आजमाया, पर एक मजबूत ताकत के आगे हमारी बिगड़ी तकदीर दम तोड़ने लगी। विराट का गुरूर टूट गया। उसकी आंखों में पहले जैसी तेजी नहीं रही थी। नंदिनी चुपचाप बैठी रहती। कभी कभी वह रो रो कर कहती थी कि मैं उन सब चीज़ों के लिए तैयारी कर चुकी थी, पर अब सब कुछ हाथ से निकल गया। बहुत टाइम तक सोचते रहे कि क्या हमने जुल्म किया था, यह हक जीता था, पर जो चीज़ हमने खो दी थी वह वापस नहीं आई। विराट और मैं अक्सर एक कोने में बैठकर खामोश रहते और तानिया की वह तस्वीर ख्याल में आती कि कैसे वह हमारे सामने बैठी थी और हमें नज़रअंदाज कर गई। उसके आंचल में जो शान थी वह हमें दुख देती और दिल में एक अजीब सी बेचैनी रह गई थी। हमने नुकसान उठाया और साथ ही हमारी आत्मा में खराश सी बन गई थी, जो शायद हमेशा रहने वाली नहीं थी। जितनी जायदाद हमारे हाथ से चली गई वह भी बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन अभी हमें यह नहीं पता था कि जायदाद का जाना तो सिर्फ इंसाफ हुआ, असली सज़ा तो अब शुरू होने वाली थी। जो पैसे हम लोगों ने इधर उधर छोटे मोटे कारोबार में लगाए थे, अभी एक एक करके सब डूबने लगे। हर नया दिन किसी नए नुकसान की खबर लेकर आता। विराट के चेहरे पर पहले जैसे रौनक नहीं रही थी। वह अक्सर देर तक छत को देखता रहता और कहता कि लगता है हमारा नसीब ही हमसे रूठ गया। मैं दिल में सोचता था कि शायद यह वही बद्दुआ है जो किसी मजलूम के दिल से निकली हो और अब हम तक पहुंच गई है। कारोबार के साथ साथ हमारी सेहत भी बिगड़ने लगी। कभी विराट को तेज बुखार हो जाता, कभी मुझे दिल के दर्द की शिकायत होने लगती। हम दोनों ही अस्पताल के चक्कर काटने लगे। घर में बहुत घुटन सी महसूस होती, सुकून ही नहीं मिलता था। रातों को नींद ही नहीं आती थी। कभी दरवाजे पर आहट होती तो लगता कि कोई बुरी खबर आई है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे और फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारे घर पर डकैती पड़ गई। चारों तरफ शोर मच गया। डाकुओं के जो कुछ हाथ लगा सब कुछ ले गए। जेवर, पैसे, कीमती सामान सब कुछ चला गया। ऐसा लगा कि जैसे हमारी जिंदगी के बाकी बचे हुए सुकून को भी किसी ने छीन लिया हो। अब हमारे पास न जमा पूंजी बची थी न कॉन्फिडेंस। बस एक पुराना सा घर और कुछ दुकानों की रकम रह गई थी, लेकिन वह भी ज्यादा दिन हमारे पास नहीं रही। आधी दुकानों पर कब्जा हो गया। हम जितना बोलते इतना नुकसान बढ़ता। अब हम ना हुकूमत के सामने कुछ कर सकते थे ना कानून के। अब साफ लग रहा था कि हम अपने के का बदला भुगत रहे हैं। शायद हम सच में किसी के हक पर डाका डाल चुके थे और अब वही हमारे सामने पलट कर आ रहा था। भाई ने मुझसे छुपाकर कुछ नए कारोबारों में भी पैसे लगाए थे, पर वहां से भी पैसों का सब सफाया हो गया। कुछ धोखेबाज लोग निकले तो खुद कुछ किस्मत बेवफा निकली थी। अब तो हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। एक वक्त तो ऐसा आया कि घर के खर्चे के लिए भी सोचना पड़ता था। भाई की बेटी की तबीयत बिगड़ गई तो हमने अस्पताल में एडमिट करने की कोशिश की, पर पैसे नहीं होने की वजह से हमें शर्मिंदगी की उठानी पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इलाज मुमकिन नहीं है। उस लम्हे मेरी आंखों में अंधेरा छा गया था। मैंने विराट को देखा तो वह जमीन पर नजर झुकाए हुए खड़ा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उस वक्त हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था। न कोई दोस्त बाकी रहा, न रिश्तेदार। सबने हमें छोड़ दिया था और तब दिल ने वह फैसला किया जिसका सोचना भी कभी गुनाह लगता था। हमने तानिया के दरवाजे पर जाने का इरादा किया। रास्ते भर हमें शर्मिंदगी की महसूस हो रही थी। दिल कह रहा था कि वह हमें बेइज्जत करके वापस भेज देगी। आखिर हमने उसके साथ में भी तो क्या कुछ नहीं किया। उसको घर से ही नहीं निकाला, बेइज्जती की, और अब उसी के दरवाजे पर हम जा रहे थे। पर हालात इंसान से सब कुछ करवा देता है। जब हम उसकी हवेली के बाहर पहुंच गए तो कदम रुक गए। दरवाजे के बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी। अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। नौकर आया। मैंने नाम बताया तो उसने अंदर जाकर खबर दी। कुछ देर बाद तानिया खुद दरवाजे पर आ गई। उसके चेहरे पर वही शांति थी, पर लहजे में सख्ती नहीं थी। उसने हमें देखा और कहा कि अंदर आ जाइए। हम धीरे धीरे अंदर गए। तानिया ने पूछा कि सब ठीक तो है? आप लोग कैसे आ गए हो? विराट ने धीरे से कहा कि हम मदद के लिए आए हैं। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हॉस्पिटल वाले रकम मांग रहे हैं। हमें कोई रास्ता नहीं मिला तो तुम्हारे पास ही आ गए। तानिया कुछ लम्हे चुप रही। उसने गहरी सांस ली और बोली कि आप लोग फिक्र नहीं करके, मैं अब भी बंदोबस्त करती हूँ।
फिर वह उठी और अपने नौकर को कुछ रकम दी और कहा कि फौरन से हॉस्पिटल जाकर बच्ची का इलाज करना शुरू करवाओ। हम हैरान खड़े रह गए। हमने सोचा भी नहीं था कि वह हमारी मदद करेगी। विराट ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा कि तुमने सच में बड़ा दिल दिखाया। तानिया ने मुस्कुराकर कहा कि मैं आप लोगों के जैसी नहीं हूं। मैं बदला लेने नहीं आई। मैं तो सब कुछ अपने ऊपर वाले पर छोड़ चुकी हूं। फिर उसने कहा कि मगर आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सीधे कह देते तो मैं सब कुछ आपके नाम खुद कर देती। लेकिन मुझे घर से बेइज्जत करके निकालने की क्या जरूरत थी? उसके शब्द हमारे दिलों में तीर की तरह उतर गए। हम खामोश खड़े रहे। तानिया के चेहरे पर दुख की एक झलक साफ दिख रही थी, पर अब वह मजबूत हो गई। उसने कहा कि वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। मैंने सब कुछ सीख लिया कि जिन पर भरोसा किया जाए वही सबसे बड़ा जख्म देते हैं। अब मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहती। मेरा बदला तो वह वक्त खुद ले लेता है। आप लोग जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हम दोनों उसके दरवाजे से शर्मिंदगी के साथ वापस आए। रास्ते भर खामोशी रही। दिल में एहसास जुर्म का बोझ था। नंदिनी ने जब देखा कि पैसे आ गए हैं तो उसने पूछा कि कहाँ से लाए। मैंने कहा कि तानिया ने दिए हैं। वह भी खामोश हो गई। उस रात किसी को नींद नहीं आई। हम सबने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि हम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे। दिन गुजरते गए, लेकिन जिंदगी में खुशी वापस नहीं आई। जो कुछ हमने खोया था वह वापस नहीं मिला। हमारे घर में दौलत की जगह पछतावा रहता था। विराट की तबीयत दिन ब दिन कमजोर होने लगी। वह अक्सर कहता कि मैंने तानिया के साथ बहुत बुरा किया है। अगर मैं चाहता तो सब कुछ ठीक रह सकता था, लेकिन मैंने लालच की खातिर अपनी बहन को बेइज्जत किया। शायद यही मेरा अंजाम है। धीरे धीरे हमारे रिश्ते टूट गए। लोग हमें देखकर कहते, देखो ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी बहन को घर से निकाला था, अब खुद दर दर के मोहताज हो गए। ये बात हमारे दिल को काट देती। हमने सीख लिया कि किसी के हक पर कब्जा करने वाला कभी भी सुकून से नहीं रहता। जुल्म का बदला हमेशा मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना मिले। तानिया ने मेरी भतीजी का इलाज करवाया तो बच्ची ठीक हो गई, पर हम अंदर से टूट गए थे। उस दिन के बाद मैंने उससे वादा किया कि कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। मैंने समझा कि दौलत सब कुछ नहीं होता, इसलिए दौलत और दिल का सुकून वो नहीं जो किसी को रुला कर कमाया जाए, वह तो हमेशा दुख देती है। विराट ने एक दिन रोते हुए कहा कि हमने तानिया से जायदाद छीनी थी, पर ऊपर वाले ने हमसे सुकून ही छीन लिया। हमने दौलत पाई थी पर इज्जत खो दी, और वह जिसे हमने कमज़ोर समझा था वो हमसे भी ज्यादा मजबूत निकली। मैंने विराट की आंखों से आंसू साफ किए और कहा कि शायद यही इंसाफ है। वक्त गुजरता गया। हमने बाकी जिंदगी सादगी से गुजारने का फैसला किया। अब हम किसी के हक पर नज़र नहीं डालते थे। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते कि हमें माफ़ कर दो। हमने समझ लिया था कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। वो जो अपने बहन या भाई पर जुल्म करे वह कभी खुश नहीं रह सकता। इंसान अगर किसी का हक छीन ले तो वह थोड़ा सा वक्त के लिए तो फ़ायदा हासिल कर सकता है, पर अंजाम में हमेशा खाली हाथ रहता है। मजलूम की आह कभी खराब नहीं जाती। जुल्म चाहे अपने खून पर ही क्यों ना किया जाए, अंजाम बहुत ही सख्त होता है। इसलिए हमेशा साफ और सच का दामन पकड़े रहना चाहिए, क्योंकि दौलत, ज़मीन और जायदाद सब खत्म हो सकते हैं, पर भलाई और सच्चाई हमेशा बाकी रहती है। सच कहते हैं कि ऊपर वाले का वादा है, बुरे लोगों के साथ बुरा होता है और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। ये जिंदगी है। बाकी हमारी सोसाइटी में बहनों को उनका हक देने का रिवाज नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कानून ऊपर वाले ने बनाया है उससे बगावत नहीं करनी चाहिए। उस दिन के बाद हम में जो कुछ भी बचा था वह सिर्फ गिल्ट और एक छोटी सी सीख रह गई थी। वक्त ने भले ही हमारे हिस्से से दौलत छीन ली, पर उसने हमारे दिलों से एक बोझ भी उतार दिया, जो बोझ शायद वक्त से पहले कभी उतर ही नहीं सकता था। विराट अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आवाज़ में वह गर्व नहीं था जो कभी रहता था। नंदिनी की रातों की नींदें टूट चुकी थीं, पर जिस तरह से उसने आंखों से झिलमिलाते कुछ थोड़ी सी उम्मीद रख ली, वह हमारे लिए किसी चिराग की तरह थी। हमने फैसला किया कि अब जो कुछ भी बचा है उसे ईमानदारी से संभाल कर रखेंगे, चाहे वह घर हो या कुछ छोटी मोटी दुकानें। हमने हाथ मिलाकर छोटे छोटे काम शुरू किए। मैं सुबह जल्दी उठकर दुकान पर जाता।
विराट भाई किसी सौदे की बात ना हो तो घर के छोटे मोटे मरम्मत का काम संभाल लेते और नंदिनी घर की छोटी मोटी ज़रूरतों का ध्यान रखती। अब कोई शानो शौकत नहीं रही, पर जो सुकून मिलता था वह किसी दौलत से ज्यादा कीमती लगने लगा। लोगों की नज़रें अब बदल चुकी थीं। कुछ को हमारी तकलीफ पर मज़ा आता, कुछ ने तो हमारी मदद भी की। पर जिस तरह से तानिया ने बिना दिखावे के भतीजी का इलाज करवाया, वह बात हमारे दिल पर हमेशा की तरह गहरी छाप छोड़ गई। उसने हमें ना बचाया, बल्कि हमें एक आईना दिखाया जिससे हम खुद को देख सकें। उस दिन से मुझे एहसास हुआ कि इंसानियत का असली मोल वही है जो पैसे से न खरीदा जा सके। समाज में धीरे धीरे हमारी छवि बदलने लगी। कोई समझने लगा कि इंसान के साथ कैसे उतार चढ़ाव होते हैं। हम शर्मिंदगी से बाहर आने लगे। विराट की तबीयत भी सुधरने लगी। शायद इसी नई जिंदगी ने उसे फिर से संभाला। हम सब ने एक एक करके अपने किए की जिम्मेदारी उठानी शुरू की। जहां गलती की थी वहां माफी मांगी, जहां मुमकिन हो सही करना। हमने जो जायदाद ली थी उसके बारे में अब खुलकर लोगों से बात की और अपनी गलती मानी। ये आसान तो नहीं था, पर शायद यही एक आखिरी रास्ता था जो हमें अंदर से साफ कर सकता था। एक शाम जब हम लोग छत पर बैठे थे और चाय की प्याली के साथ पुराने दिनों की यादें आ रही थीं, विराट ने धीरे से कहा कि शायद हमारी यही सीख थी कि किसी की जिंदगी को छीनकर सुख पाना चाहे वह सुकून नहीं देता। उसकी आवाज़ में अब पछतावे के साथ एक तरह की शांति भी थी। मैंने उसके पेट थपथपाई और कहा, अब हम सही राह पर हैं, बस आगे बढ़ो। तानिया का हमारे लिए जो रवैया था वह किसी बदले की आग नहीं था, ना ही दिखावे की दया। वह बस ऊपर वाले पर भरोसा रखती थी जो इंसाफ करता है। उसने हमें यह सिखाया कि बदला मिल जाए तो क्या मिलता है, पर माफ़ी और सच्चाई इंसान को अंदर से बदल देती है। जब हमने उसको फिर कभी देखा तो उसकी आंखों में वही सुकून था, न ऊंचाई का घमंड, न हमारे लिए कोई तिरछी नज़र। बस एक अदा थी जिसमें उसने कहा था कि मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ, अब आप खुद को भी माफ़ कर लो। समय के साथ हमारी जिंदगी ने नया रूप लिया। बड़ा घर नहीं रहा, प्लाजा नहीं रहा, पर रिश्तों में एक तरह की सादगी आ गई। हमने बच्चों को ईमानदारी और मेहनत की अहमियत बतानी शुरू की। मैंने और विराट ने मिलकर एक छोटा सा किराना का ठेला लगा लिया। नंदिनी बाजार की छोटी छोटी चीजें संभालती। कमाई तो कम थी, पर जो मिला उसे इज्जत के साथ जिया। और हाँ, अंदर ही अंदर की खरोच जो कभी नहीं बढ़ती हुई दिखती थी, धीरे धीरे कम होने लगी। हमने सीखा कि इंसान की असल दौलत उसकी शख्सियत और उसके काम में है, न कि कुछ कागज़ पर दर्ज नाम। समाज के लोगों से जो नए रिश्ते बने उसमें भी हमने ईमानदारी रखी। हमारी गलती ने हमें बर्बाद तो किया, पर उसने हमें कुछ बड़ी हद तक इंसान भी बना दिया। कहानी का एक सच यह भी रहा कि जो कुछ हमने खोया वह सिर्फ बाहरी था, पर जो कुछ हमने पाया वह अंदर का सुकून था। शायद यही आखिरी सबक था कि किसी के हक पर कब्जा करने वाला कभी सुकून से नहीं सोता, और जिस पर जुल्म होता है उसका सब्र ही आखिरकार इंसाफ बनकर सामने आता है। हमने अब जीवन को फिर से नए सिरे से शुरू किया, बिना शानो शौकत के, पर अपने किए हुए कर्मों की सच्चाई के साथ। जिंदगी में अगर किसी एक बात को दिल से समझ लिया जाए तो शायद इंसान कभी भटकता नहीं है। और वह बात और हक और इंसाफ की कीमत हम अक्सर सोच लेते हैं कि थोड़े से लालच या चालाकी से हम दूसरों का हक छीन लेंगे तो हमें सुकून, शहरत या दौलत मिल जाएगी। पर सच तो यह है कि जो चीज़ किसी और के आंसुओं पर खड़ी होती है वह कभी टिकती नहीं। ऊपर वाला देर करता है, अंधा नहीं होता। वह हर इंसान को उसके कर्मों के मुताबिक लौटाता ज़रूर है, कभी वक्त के हाथों, कभी हालात के रूप में। तानिया की कहानी यही सिखाती है कि जिसे लोग कमज़ोर समझते हैं वही वक्त आने पर सबसे मजबूत साबित होती है। जो टूटता नहीं बल्कि खुद को संभाल लेता है वही जीतता है। तानिया ने बदला नहीं लिया, उसने इंसाफ को वक्त के हवाले किया, और वक्त ने ऐसा पलटवार किया कि जिन्होंने उसे रुलाया था वही खुद रोने लगे। ये इंसाफ किसी अदालत का नहीं था, ये उस भगवान का था जो हमेशा देख रहा होता है। वही विराट और उसके परिवार की कहानी ये बताती है कि गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से पछताए तो राह कभी बंद नहीं होती। उन्होंने जो कुछ खोया वह सबक बन गया। उनके अंदर का बदलाव ही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने सीखा कि दौलत सब कुछ नहीं होती, असली अमीरी तो दिल की सच्चाई और आत्मा की शांति में होती है।
किसी का हक मारकर कभी कोई खुश नहीं रह सकता और किसी पर जुल्म करके कभी चैन नहीं पाया जा सकता। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, अगर उसने किसी को रुलाया है तो उसकी नींद एक दिन जरूर उड़ती है, और अगर किसी ने सब्र किया है तो उसकी प्रार्थना एक दिन आसमान तक पहुंचती है। इस कहानी का असली सबक यही है कि दौलत खो जाए तो फिर से मिल सकती है, पर किसी की बद्दुआ लग जाए तो सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली हाथ रह जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, किसी का हक मत छीनो, किसी के आंसू आने का कारण मत बनो और किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ। वक्त पलटने में कभी देर नहीं लगती। जुल्म के हर कदम का जवाब खुद जिंदगी ही देती है। और अगर कभी कोई तानिया जैसी इंसान तुम्हारी राह में आ जाए तो उससे सीखो कि माफ़ी बदले से बड़ी होती है और इंसानियत हर दौलत से अनमोल। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वक्त कैसे पलटता है। जो दूसरों का हक मारते हैं, आखिर में वही अपने कर्मों के नीचे दब जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।